चौटाला की सीधी। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की। हरियाणा में महाभारत प्रारंभ हो चुका है, उसके परिणामों के साथ जुड़ी है चौटाला परिवार की राजनीति और भविष्य भी। क्या परिणामों के बाद चौटाला संन्यास लेंगे या सत्ता संभालेंगे? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं चौटाला से ही सीधी बात। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनाव लोग कहते हैं हार रहे हैं और आप कहते हैं जीत रहे हैं। हरियाणा की जनता आपको दोबारा क्यों वोट दे? क्योंकि हमने हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास किया है और प्रत्यक्ष रूप में लोगों को हमारे किए हुए काम दिखाई देते हैं। दूसरा, कांग्रेस को जाने अनजाने में इस लोकसभा के चुनाव में जो 9 लोकसभा की सीटें मिली, केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसने अपने 8 महीने के कुशासन में लोगों को इतना दुखी और परेशान कर दिया कि वो अब कांग्रेस से बदला लेने के लिए 3 तारीख के इंतजार में बैठे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने 8 महीने के अंदर हरियाणा की जनता को इतना परेशान कर दिया कि हरियाणा वाले जिन्होंने आपको 0 सीट दी थी वो अब आपकी झोली में सत्ता दोबारा दे? केवल हमें ही नहीं, समूचे राष्ट्र को किसान के खेत के उत्पादन के दाम घटा दिए, एमएसपी समाप्त करने का निर्णय ले लिया। भला इस देश का किसान अपना उत्पादन कहाँ ले जा करके बेचेगा? जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो हरिजन थे, बैकवर्ड थे, गरीब आदमी थे, उनको सब्सिडाइज रेट पर जो खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, मिट्टी का तेल, गैस का सिलेंडर, गेहूं, चावल, चीनी, अब वो सब्सिडी समाप्त कर दी। 23 रुपये किलो गरीब आदमी चीनी लेकर के कैसे चाय पिएगा? चलो साहब, तो ठीक कह रहे हैं, पर अगर इतनी परेशान है जनता आपकी, तो कांग्रेस के दरबार में इतने झगड़े होने टिकटों के लिए, इतनी 9000 एप्लीकेशन आ गई और आपके घर में उतना भीड़ नहीं थी, ऐसा लगता है जैसे उजाड़ आ गया। नहीं, उसका एक मुख्य, इसका मतलब आपके एमएलए तो कॉन्फिडेंस, आपके अपने सिटिंग एमएलए ड्रॉप कर दिया आपने 27। नहीं, उसका एक मुख्य कारण है प्रभु जी कि जाने अनजाने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली और स्वाभाविक है कि कांग्रेस का दिमाग खराब होना था। भारतीय जनता, कांग्रेसियों का तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, हाँ, कांग्रेसियों का तो होना था, कांग्रेसियों का नहीं, समूचे प्रदेश के लोगों का भी एक दफा हो गया था। उनके भी ये जचगी थी कि अब विधानसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए जितना अनसोशल एलिमेंट था, जितने ब्लैक मार्केटी थे, चोर उचक्के थे, ठगी ठोरी करने वाले थे, वो सारे कांग्रेस में चले गए। क्योंकि कांग्रेस की टिकटें पैसों से बिकती हैं, इसलिए उन्होंने टिकटें लेनी शुरू कर दी और कांग्रेस में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 14 मुख्यमंत्री के दावेदार पैदा हो गए। नहीं, तो आपके यहाँ तो हो नहीं सकता ना, आपके तो पारिवारिक का राज होता है, आपके यहाँ तो एक चौटाला, उसी में सबके सारे के सारे। अब तो आपके सामने प्रमाणित हो गया कि मेरा परिवार तो समूचा हरियाणा है और उनका परिवार ही हरियाणा है। जो हम पे परिवारवाद के लांछन लगाते थे, अब जो कांग्रेस की टिकटें प्रभु जी बंटी हैं, भजनलाल को मिली, भजनलाल के बेटे को मिली, भजनलाल के भतीजे को मिली, बंसीलाल के दोनों बेटों को मिली, बंसीलाल के दामाद को मिली, शमशेर सिंह सुरजेवाड़े को मिली, शमशेर सिंह के बेटे को मिली, जयपाल के भाई को मिली, इंद्रजीत के भाई को मिली, सोनिया इसके बात नहीं। आपको लगता है कि हरियाणा का मतलब यह है कि लाल के बेटे होंगे या सिंह के बेटे होंगे, मतलब बाकी लोग काम नहीं करते? आपने एक चार्ज लगाया कांग्रेस के ऊपर कि चोर चक्के जितने सब लुटेरे वहां पर पहुंच गए। चार्ज तो आपके ऊपर भी यही है कि आपने जितना, आपके परिवार ने जितना वहां पर किया, द्रौपदी का चीरण अगर कहीं हुआ तो आपके राज्य में हुआ। जो मुझ पे, हरियाणा का चीरण कर दिया आपके लोगों ने। जो मुझ पे इल्जाम लगाते थे भ्रष्टाचार का, वो स्वयं तो चौराहे में नंगे हो गए। कांग्रेस की टिकटें आप लोगों के टीवी पे दिखाए के मुताबिक मैं कहता हूँ 4-4, 5-5 करोड़ में बिकी। और जब उन लोगों को टिकट नहीं मिली, आज कांग्रेस कैंपेन में नहीं है, वो भागते छुपते फिर रहे हैं। जिन्होंने पैसे दिए वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके कपड़े पाड़ रहे हैं कि हमारे पैसे उल्टे दो। हम पे जो इल्ज़ाम लगाते थे भ्रष्टाचार का, प्रभु जी आजकल पॉलिटिकल सिस्टम में चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक जो कोई चुनाव लड़ेगा उसे अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। आपको 90 में से 9 असेंबली सीट के अंदर लीड मिला पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि इसका मतलब आपके क्रेडिबिलिटी कम है ना, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते लोग। नहीं, मैं यही बताने तो जा रहा हूं कि चूंकि कांग्रेसियों को और तो कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए वो मिथ्या और अनर्गल इल्जाम लगाने की उनकी आदत है। वो एक मेरे पे नहीं लगा रहे हैं। एक सीधी बात पूछूं, हिमाचल सीधी बात पूछूं, नहीं, मैं सीधी बात आप कर लेना, मैं सीधी बात, एक कि उनका झूठ लोग सच मानते हैं,
और आपका सच भी लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए नहीं मानते, इस देश के लोगों की आदत है, वो नकली चेहरे को पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन की शक्ल में पसंद नहीं करते, अगर वो चलचित्र पर कुली की शक्ल में आते हैं तो लोग देख के बड़े प्रभावित होते हैं। आपके खिलाफ भी चार्ज ये है कि आपके पुत्र जो हैं, एक तो आपने उन्हें अनाउंस कर दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु जिसको भी देखते थे अनाउंस वही करते थे। आपके बेटे ने पीछे अनाउंस किया कि 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर वो थे या आप थे, समझ नहीं आता मेरे को। ये प्रश्न मेरे से भी पूछा था चुनाव आयोग ने, और मैंने अपने बेटे से जवाब मांगा था, उसका जवाब मैंने चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। वो उसको ये अधिकार नहीं है, किसी को भी ये अधिकार नहीं, ये अधिकार मुझे भी नहीं है। नौकरी देने का तो एक सिस्टम है, बोर्ड बने हुए हैं, उस बोर्ड के माध्यम से अनाउंस किया ना उसने। अधिकार चाहे हो ना हो, उसके बाद इतनी ताकत आपकी तरफ से थी कि बेटा जो मर्जी बोल दे, पूरा अधिकार है तेरे को। उसको कोई, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये कोई सामंतशाही युग थोड़ा है कि कोई अधिकार अपनी किसी के कहने से जो कुछ चाहे कर दे। नहीं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के चुने हुए नुमाइंदे सरकार बनाते हैं, सरकार की जिम्मेवारी होती है। पर अगर आज जो बुरी हालत आपकी पार्टी की है, चौधरी देवीलाल ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, प्रधानमंत्री बन सकते थे नहीं बने, उसके बाद जो आज चौटाला जी के राज में जो उस पार्टी की हालत है, उसके लिए जिम्मेवार ओम प्रकाश चौटाला हैं या अभय चौटाला हैं या अजय चौटाला हैं, या आपकी किस्मत है? प्रभु जी, हम बड़े लंबे समय से राजनीति में, और हमने राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हम सर्वाइवल करना जानते हैं। हमने अगर लोकसभा के चुनाव में लोगों ने जाने अनजाने में हमारे खिलाफ वोट दिया, चूँकि वो राष्ट्रीय सत्र के चुनाव थे, मैं बड़ा खुल के आपको कहना चाहता हूँ कि उस वक्त या तो लोगों के दिमाग में एनडीए की सरकार थी या कांग्रेस की थी। मतलब वोट अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ था, आपके खिलाफ नहीं था। हम चूंकि एनडीए में भी नहीं थे और कांग्रेस में भी नहीं थे। वो तो आज भी नहीं है। नहीं, आज भी नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आज जो मुद्दे हैं वो स्टेट के मुद्दे हैं, वो मुद्दे राष्ट्रीय सत्र के मुद्दे थे। और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हरियाणा में जाके ये कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हो तो कांग्रेस को दे दो, तो एनडीए की परफॉर्मेंस से जो लोग नाराज थे उन्होंने ये मान लिया कि एनडीए तो हार गई, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में राय चली गई। आपका कहने वाला यह है कि आपने भी एनडीए को छोड़ दिया, परंतु आपकी विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी थी, लोगों के दिमाग में नहीं थी कि आप किसके साथ हैं, ना इधर के, ना 3 में ना 13 में। हमने एनडीए नहीं छोड़ा, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव परिणाम से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का दिमाग 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने समझा अब किसी की जरूरत नहीं, इसलिए केवल हमें नहीं, उन्होंने 13 वो घटक निकाल दिए जो उनकी सरकार बनाने में सहयोगी थे। 5 बार आप बने हैं और दूसरी बार इलेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक बार इलेक्ट होते फिर हार जाते हैं, फिर दोबारा इलेक्ट होते हैं फिर हार जाते हैं। 2 बार लगातार आप नहीं जीते। अब के हरियाणा प्रदेश की जनता इस परंपरा को बदल देगी। पहले जो लोगों की सोच थी कि एक दफा सत्ता पक्ष दूसरी दफा विपक्ष, वो धारणा अब के ध्वस्त हो जाएगी। अब के हरियाणा प्रदेश की जनता 2/3 से भी ज्यादा बहुमत दे करके पुनः इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएगी। आपने 4-5 साल में जो काम किया उसको अभी पिछले 2 महीने के अंदर आपने रिवर्स करना शुरू कर दिया। जो आपने अनाउंस किए थे अच्छे काम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, वो दोबारा से उल्टे शुरू कर दिया आपने। नहीं, अच्छा ही था, आपने उसको रिवर्स क्यों कर? नहीं, कहीं रिवर्स नहीं किया हमने। उनका बिजली मुफ्त देंगे, आपने जो पॉपुलर, अच्छा, ये 10,000 करोड़ का नुकसान स्टेट को होगा उसके ऊपर। ये हमारे खिलाफ प्रभु जी मिथ्या इल्जाम है। मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कभी ये नहीं लिखा कि हम बिजली पानी फ्री देंगे। मैंने चुनाव जब पूरी पीक पे था तब मैंने पब्लिक स्पीचेज में ये कहा था कि हम बिजली पानी मुफ्त नहीं दे सकते, हम आपको बिजली अच्छी देंगे, बिजली सस्ती देंगे, और हमने बिजली सस्ती दी है। पर आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं तो हर केस आपका कोर्ट में चला रहता है, कोर्ट वाले आपके पीछे, इलेक्शन कमीशन आपके पीछे। तो चौटाला जी की शक्ल से दुश्मनी है क्या लोगों को? आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि मेरी सरकार बनने के बाद एक भी केस किसी न्यायालय के द्वारा हमारे खिलाफ नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट कह देना चाहूँगा, एक हमारा वरिष्ठ अधिकारी था, उसी ने लगाया था। हाँ, मैं उसी की बता रहा हूँ, संजीव कुमार ने, जिसने करोड़ों रुपए के घोटाले किए, हमने उसके खिलाफ इंक्वायरी की, एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया, वो भागता फिरा, वो कोर्ट में चला गया। उसने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के दरख्वास्त दी कि मेरी केस की इंक्वायरी सीबीआई से करवाई जाए, और आप लोगों ने उस बात को बड़ा उछाला कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को बड़ा भारी झटका लगा, सारे प्रेस में आया। और उसी संजीव कुमार ने बाद में जाकर के सर्वोच्च न्यायालय को ये कहा कि ये सीबीआई इंक्वायरी जो कर रही है ये बड़ी गलत है, इसको रोका जाए। आप उस अधिकारी को क्या नेक और ईमानदार मानोगे? हिंदुस्तान के अंदर सबसे ईमानदार सरकार ओम प्रकाश चौटाला की है। मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए। आप एक बात को तो मान के चलें कि अतीत की सरकारों में सर्विसेज और तबादले 2 इंडस्ट्री मानी जाती थी। आज समूचे हरियाणा प्रदेश में
एक व्यक्ति भी ये शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा कि मैंने पैसे दे करके कोई नौकरी प्राप्त की है। मतलब उसके बावजूद भी आपके ऊपर इतने इल्जाम क्यों लगते हैं, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। आपको बीजेपी सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से। चौटाला जी, आप कहते हैं कि बहुत अच्छी सरकार दे रहे हैं, ईमानदारी की सरकार, और रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वहां पर फिर भी आप अकेले पड़ जाते हैं। लोग आपको इतना बदनाम कर रहे हैं, आपको बीजेपी आपको छूना नहीं चाहती, बीएसपी आपको छूना नहीं चाहती, यानी कि अपने प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला अछूत हो गए। प्रभु जी, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, ये राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जन समर्थन है, जिसके पास प्रशिक्षित युवकों की एक बहुत बड़ी सुसंगठित सेना है। हरियाणा प्रदेश में जब कभी किसी ने राज किया है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर एक दफ़ा चुनाव लड़ी थी, केवल 2 सीटें मिली थी, और अब के मैं आज आपको कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के नाम की कोई चिड़ी हरियाणा विधानसभा में नहीं पहुंची। आपने कोशिश तो की बीएसपी से कुछ बातचीत करने की, मायावती ने ठुकरा दिया आपकी वरमाला, जो राजनीतिक वरमाला एफपी एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने। आपको सुन के हैरानी होगी कि मेरी 3-4 साल से मायावती से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कभी प्रयास नहीं किए। प्रेस के लोग मुझसे पूछते रहे और मैं उनसे खुल करके एक बात कहता रहा कि वैचारिक तौर पर बीएसपी की और हमारी नीतियां मिलती जुलती है। चौटाला साहब के साथ हाथ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितनी स्थिति खराब हो गई है कि कोई छोटी से छोटी पार्टी भी, अजीत सिंह भी आपके साथ नहीं, मुलायम भी आपके साथ नहीं, बीएसपी आपके साथ नहीं, बीजेपी आपके साथ नहीं। मैं राजनीतिक तौर पे इतना बावड़ा नहीं हूँ कि किसी को दिया लेकर के मेरा घर दिखा दूँ। मैं बिहार के और यूपी के हालात से बहुत दुखी हूँ। मैं उन लोगों को हरियाणा प्रदेश में नहीं घुसने दूंगा। किसको नहीं घुसेंगे, बीएसपी को या अजीत सिंह को? अजीत सिंह को, लालू को, मुलायम को, जो केवल कास्टिज्म की राजनीति करते हैं, मैं हरियाणा में नहीं घुसने देता हूँ। मतलब आप कास्ट की राजनीति, लोग तो कहते हैं आप जाट के अलावा किसी को और को जानते हैं। कितने टिकटें दिया हरियाणा, जाटों को? हरियाणा प्रदेश में जाति पाति धर्म और मजहब की दीवारें टूट चुकी है। तो आपने कितने जाटों को टिकट दी इस बार? हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा मेजोरिटी जाटों की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ केवल 19 जाटों को शायद टिकट दी है, केवल 19 को। और हरिजन 17 बैकवर्ड, 17 हरिजन है। वो तो रिजर्व सीट जितनी होंगी सबको 16 बैकवर्ड है, नहीं वो तो उनकी सीट इतनी है, उनको देंगे। 16 बैकवर्ड लोगों को दी है हमने, 22 युवाओं को दी है, 9 महिलाओं को दी है। सबसे ज्यादा जाट, लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप, सबसे बड़ी जाति ही जाट की है। आज 40 विधानसभा, आप बोलते हैं ब्राह्मण, उसको कितनी? ब्राह्मण को 4 दिए हमने, बस ना। हाँ, गुजरों को 4 दिए हमने, 2 बड़ियों को भी दी है हमने, 11 पंजाबियों को दी है। तो आपकी इस पर दुश्मनी किससे है, बीजेपी से या कांग्रेस से? हर एक से स्नेह है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। हम राजनीति में किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। नहीं, राजनीतिक दुश्मनी तो होती है, व्यक्तिगत नहीं होती ना। राजनीतिक दुश्मन केवल विचारधारा के तौर पर। हाँ, तो उसी विचारधारा के दुश्मन कौन है आपका? कांग्रेसी वैचारिक तौर पर इस देश के किसान, कमेरे और गरीब के खिलाफ है, इसलिए हमें उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई नहीं। हमारी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, अंग्रेज की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी। तो बीजेपी आपके दुश्मन नहीं है राजनीति के हिसाब से? कभी नहीं। बीजेपी वाले जरूर कहते हैं, विचारधारा के हिसाब से। बीजेपी का एक प्रभारी जो हरियाणा प्रदेश का है, कोई शिवराज चौहान, उसने हरियाणा में आके ये जरूर कहा था कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चिमटे से ही नहीं छुएंगे। वो हमें अछूत मानते हैं, हम किसी को अछूत नहीं मानते। तो आपने ये कह दिया कि बीजेपी नाम की चिड़िया में विधानसभा में नहीं घुसने? नहीं आएगी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आएगी नहीं, लोग नहीं आने देंगे। नहीं, आप अगर आपने जैसे अडवाणी ने कहा था कि रीजनल पार्टी को वोट मत दो, नेशनल पार्टी को दे दो, उसको आपने बोला अभी, तो आप भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो चाहे और किसी को दे दो। अडवाणी जी ने अगर ये कहा तो अडवाणी जी भुगत ही रहे हैं, इसलिए मैं ऐसी अनर्गल बात क्यों कहूंगा जिसका नुकसान मुझे उठाना पड़े। नहीं, आपकी दुश्मनी, कम दुश्मनी विचारधारा के साथ। मैं दुश्मनी नहीं रखता, विचारधारा की दुश्मनी। अडवाणी जी को मैं सम्मान प्रदान, नाम नहीं ले रहा, मैं पार्टी का बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई भी पार्टी हो चाहे, मैं किसी को दुश्मन नहीं। वैचारिक तौर पर मेरी नीतियां और उनकी नीतियां भिन्न है। किनकी, कांग्रेस की या बीजेपी? कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, बीएसपी की, और हमारी नीति मिलती जुलती है। मतलब अगर आपको सरकार बनाने के लिए बीएसपी की जरूरत पड़ी तो उनके 2-4 एमएलए आ गए। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि मौजूदा विधानसभा जो आज है, यानी पिछली विधानसभा में
17 सीटों में से 15 हमारे साथ हैं, 15 हमारी पार्टी के सिंबल पर चुन करके आए। एक भाजपा के, जो भाजपा और हमारा गठजोड़ था, आपके 47 जीते थे ना पिछली बार? 47। तो तब भी मुश्किल से मेजोरिटी आपको मिली थी 2000 में, जब इतनी अनपॉपुलर थी कांग्रेस, सब भी आपको कुल 47 ले दे के मिली थी। उस 47 में से 15 शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हमारी पार्टी के सिंबल पर चुन करके आए, 17 में से 15। तो आपकी पार्टी से मतलब बीएसपी के नहीं जीतेंगे इस बार, लगता है आपको? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बीएसपी का एक जीत के आया था, उसने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपने सुना है कि कुछ ऐसे लोगों को फाइनेंस किया ताकि कांग्रेस के वोट काटे? हमारे पास तो फाइनेंस है ही नहीं। बहुत गरीब पार्टी है हमारी पार्टी गरीब पार्टी है, किसानों की और गरीबों की पार्टी है हमारे पास। हमारे यहाँ तो पार्टी के प्रत्याशियों को लोग ही पैसा दे रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से आप इतने गरीब हो गए कि लोग उनसे पैसा इकट्ठा करना, जैसे आपने देखा उस दिन लोग देते टीवी में हैं, लोग दे रहे थे आपको लोग नोट, सारे दान दे रहे थे। मुझे जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ लोग देते हैं, मैं उसी क्षेत्र के प्रत्याशी को दे आता हूँ। वो कहते हैं कि चौटाला परिवार का लाइफस्टाइल जो है, अगर कोई है, सबसे ज्यादा गाड़ियां तो हैं अबे के पास है, अजय के पास हैं, सबसे बड़े बड़े मकान आपके पास हैं। और मैं बिना गाड़ी का हूँ। नहीं, आप तो चीफ मिनिस्टर ना, बिना नहीं, मैंने जो अप्रैल चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्ति का बिरुआ दिया है, उसमें मेरे पास कोई वाहन नहीं है। मैं तो ट्रैक्टर भी नहीं है आपके पास, सबसे ज्यादा गरीब आदमी, मैं तो प्रभु जी की गाड़ी मांग करके गुजारा करूँ। ओम प्रकाश चौटाला सबसे गरीब है, गरीब हूँ मुख्यमंत्री। मतलब आपके पास गाड़ी भी नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं है, घर भी नहीं है। मैं मेरी आदत से भी गरीब हूँ, मेरी विचारधारा से गरीब हूँ, लेकिन चूंकि लोग मुझ पे अगाध स्नेह प्रदान करते हैं, इसलिए मैं बहुत अमीर हूँ। अगर आपकी मेजोरिटी नहीं आई तो आप किस पार्टी का समर्थन लेंगे? जो आपने खड़े किए हैं विरोधी दल के अंदर, उनकी समर्थन लेंगे या बीजेपी का लेंगे? मेजोरिटी ना आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता प्रभु जी। मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, 2/3 से ज्यादा बहुमत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिलेगा। और जिनके समर्थन की आप बात करते हैं, उनका कोई विधायक ही चुन करके नहीं आएगा तो उनका समर्थन हमारे क्या काम आएगा? अगर आपको नहीं आया 2/3 मत तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से आएगा। नहीं तो क्या कहते हैं आप? नहीं आएगा तो विपक्ष में बैठेंगे। संन्यास नहीं लेंगे आप? ना, राजनीति से संन्यास थोड़ी लेते हैं। हमने सरवाइव किया है, फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। तो इसके बाद आपको लगता है, जैसे इस बार आपने फैसला किया कि परिवार के सदस्य कोई और चौटाला चुनाव नहीं लड़ेगा, एक ही चौटाला? नहीं, मेरा समूचा हरियाणा परिवार है। नहीं, हरियाणा प्रभु जी, हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा जो है वो तो आपने मेरा बच्चा। नहीं, आपने इन 2 बच्चों को कहा इस बार चुनाव नहीं लड़ना। नहीं, उन दो के हिसाब से नहीं। मेरा हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा मेरा बच्चा है। तो आपसे 2 सीधी बात करें, एक तो चुनाव के बाद किसी कोई गठबंधन बनाने की कोई आपकी संभावना है कि नहीं? राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जाता, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि भाजपा और बीएसपी का, मैंने नाम नहीं लिया किसी पार्टी का। नहीं, कांग्रेस के और हमारे अलावा इंडिपेंडेंट आएंगे, वो हमें पहले भी समर्थन देते थे, अब भी देंगे। नहीं, अगर उनसे आपको लगता है कि नकारा नहीं जाता, इसका मतलब अगर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के अलावा किसी की भी जरूरत पड़ी तो आपको उसके अंदर कोई परहेज नहीं होगा? ना, कोई परहेज नहीं। और दूसरा ये है कि हमें साथ देगा, उसका साथ सहर्ष स्वीकार करेंगे। सरकार बनाने के लिए लेंगे आप? सरकार नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं, हरियाणा प्रदेश के लोगों को स्वच्छ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब सरकार बनी तभी आप देश की सेवा करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोगों को स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन मुहैया करने के लिए हम उनका सहयोग और समर्थन लेंगे। कांग्रेस का नहीं लेंगे? बाकी नहीं, कांग्रेस का तो लेने का प्रश्न। अच्छा, उसके बाद आपके परिवार के लोग कभी फ्यूचर में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, या उनका पता ही काट दिया आपने? मेरा परिवार समूचा परिवार है। मैं पूछ रहा हूँ नाम बेटों का, आप ही कह रहा हूँ। आप यही मान के चलो, इस चुनाव में आपने वोट जीतने के लिए शायद उनको नहीं दी टिकट। आप जब सीधी बात कर रहे हैं तो मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ कि मैं 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं दोनों से जीतूंगा जी। निश्चित रूप से मुझे एक से त्याग पत्र देना पड़ेगा। आपका जो प्रश्न है, मैं उस पर जाकर के ये बताना चाहूंगा कि मेरी पार्टी के लोग ही मेरे उस प्रत्याशी का चयन करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, आपके बेटे कभी फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं जब तक आप राजनीति में? मेरे बेटे राजनीति में है, उनकी रगों में राजनीतिक खून है। मेरा एक बेटा 2 दफा राजस्थान का एमएलए रहा है, लोकसभा तो वो चुनाव दोबारा से लड़ सकते हैं। अभी क्यों नहीं? इस बार आपने पीछे कर दिया ताकि आप हारे नहीं। आज किसी पर पाबंदी नहीं है। तो आपने क्यों नहीं दी टिकट उनको? एक एमएलए, सिटिंग एमएलए है आपका बेटा। तो मुझे जब 2 जगह से चुनाव लड़ना है तो मेरे चुनाव का पिछली बार भी तो आप लड़े थे 2 बजे। हाँ, तो मेरे चुनाव को उस वक्त भी मेरा बेटा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। आपका उसके बाद लड़ा ना बेटा चुनाव? नहीं, मेरे त्याग पत्र देने के बाद लड़ा ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि त्याग पत्र देने के बाद दोबारा लड़? राजनीति में पॉसिबिलिटियों को कैसे नकारेंगे? मतलब परिवारवाद लगता है इस राजनीति से कभी खत्म नहीं होगा। उसमें दखल नहीं, मेरी पार्टी के लोग ही पार्टी के प्रत्याशी का, चाहे वो सोनिया गांधी का परिवार हो, चाहे चौटाला का हो, चाहे अजीत सिंह का हो, परिवारवाद तो चलता रहा है। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज भारत प्रारंभ हो चुका है। उसके परिणामों के साथ जुड़ी है चौटाला परिवार की राजनीति और भविष्य भी।
क्या परिणामों के बाद चौटाला संन्यास लेंगे या सत्ता संभालेंगे? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं चौटाला से ही सीधी बात। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनाव लोग कहते हैं हार रहे हैं और आप कहते हैं जीत रहे हैं। हरियाणा की जनता आपको दोबारा क्यों वोट दे? क्योंकि हमने हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास किया है और प्रत्यक्ष रूप में लोगों को हमारे किए हुए काम दिखाई देते हैं। दूसरा, कांग्रेस को जाने अनजाने में इस लोकसभा के चुनाव में जो 9 लोकसभा की सीटें मिली, केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसने अपने 8 महीने के कुशासन में लोगों को इतना दुखी और परेशान कर दिया कि वो अब कांग्रेस से बदला लेने के लिए 3 तारीख के इंतजार में बैठे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने 8 महीने के अंदर हरियाणा की जनता को इतना परेशान कर दिया कि हरियाणा वाले जिन्होंने आपको 0 सीट दी थी वो अब आपकी झोली में सत्ता दोबारा दे देंगे? केवल हमें ही नहीं, समूचे राष्ट्र को किसान के खेत के उत्पादन के दाम घटा दिए, एमएसपी समाप्त करने का निर्णय ले लिया। भला इस देश का किसान अपना उत्पादन कहाँ ले जा करके बेचेगा? जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो हरिजन थे, बैकवर्ड थे, गरीब आदमी थे, उनको सब्सिडाइज रेट पर जो खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, मिट्टी का तेल, गैस का सिलेंडर, गेहूं, चावल, चीनी, अब वो सब्सिडी समाप्त कर दी। 23 रुपये किलो गरीब आदमी चीनी लेकर के कैसे चाय पिएगा? चलो साहब, तो ठीक कहना, पर अगर इतनी परेशान है जनता आपकी, तो कांग्रेस के दरबार में इतने झगड़े होने टिकटों के लिए, इतनी 9000 एप्लीकेशन आ गई और आपके घर में उतना भीड़ नहीं थी, ऐसा लगता है जैसे उजाड़ आ गया। नहीं, उसका एक मुख्य, इसका मतलब आपके एमएलए तो कॉन्फिडेंस, आपके अपने सिटिंग एमएलए ड्रॉप कर दिया आपने 27। नहीं, उसका एक मुख्य कारण है प्रभु जी कि जाने अनजाने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली और स्वाभाविक है कि कांग्रेस का दिमाग खराब होना था। भारतीय जनता, कांग्रेसियों का तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, हाँ, कांग्रेसियों का तो होना था, कांग्रेसियों का नहीं, समूचे प्रदेश के लोगों का भी एक दफा हो गया था। उनके भी ये जचगी थी कि अब विधानसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए जितना अनसोशल एलिमेंट था, जितने ब्लैक मार्केटी थे, चोर उचक्के थे, ठगी ठोरी करने वाले थे, वो सारे कांग्रेस में चले गए। क्योंकि कांग्रेस की टिकटें पैसों से बिकती हैं, इसलिए उन्होंने टिकटें लेनी शुरू कर दी और कांग्रेस में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 14 मुख्यमंत्री के दावेदार पैदा हो गए। नहीं, तो आपके यहाँ तो हो नहीं सकता ना, आपके तो पारिवारिक का राज होता है, आपके यहाँ तो एक चौटाला, उसी में सबके सारे के सारे। अब तो आपके सामने प्रमाणित हो गया कि मेरा परिवार तो समूचा हरियाणा है और उनका परिवार ही हरियाणा है। जो हम पे परिवारवाद के लांछन लगाते थे, अब जो कांग्रेस की टिकटें प्रभु जी बंटी हैं, भजनलाल को मिली, भजनलाल के बेटे को मिली, भजनलाल के भतीजे को मिली, बंसीलाल के दोनों बेटों को मिली, बंसीलाल के दामाद को मिली, शमशेर सिंह सुरजेवाड़े को मिली, शमशेर सिंह के बेटे को मिली, जयपाल के भाई को मिली, इंद्रजीत के भाई को मिली, कहने का मतलब आपको लगता है कि हरियाणा का मतलब यह है कि लाल के बेटे होंगे या सिंह के बेटे होंगे, मतलब बाकी लोग काम नहीं करते। आपने एक चार्ज लगाया कांग्रेस के ऊपर कि चोर चक्के जितने सब लुटेरे वहां पर पहुंच गए। चार्ज तो आपके ऊपर भी यही है कि आपने इतना, आपके परिवार ने जितना वहां पर किया, द्रौपदी का चीरण अगर कहीं हुआ तो आपके राज्य में हुआ, जो मुझ पे हरियाणा का चीरण कर दिया आपके लोगों ने। जो मुझ पे इल्जाम लगाते थे भ्रष्टाचार का, वो स्वयं तो चौराहे में नंगे हो गए। कांग्रेस की टिकटें आप लोगों के टीवी पे दिखाए के मुताबिक मैं कहता हूँ 4-4, 5-5 करोड़ में बिकी। और जब उन लोगों को टिकट नहीं मिली, आज कांग्रेस कैंपेन में नहीं है, वो भागते छुपते फिर रहे हैं। जिन्होंने पैसे दिए वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके कपड़े पाड़ रहे हैं कि हमारे पैसे उल्टे दो। हम पे जो इल्ज़ाम लगाते थे भ्रष्टाचार का, प्रभु जी आजकल पॉलिटिकल सिस्टम में चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक जो कोई चुनाव लड़ेगा उसे अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। आपको 90 में से 9 असेंबली सीट के अंदर लीड मिला पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि इसका मतलब आपके क्रेडिबिलिटी कम है ना, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते लोग। नहीं, मैं यही बताने तो जा रहा हूं कि चूंकि कांग्रेसियों को और तो कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए वो मिथ्या और अनर्गल इल्जाम लगाने की उनकी आदत है। वो एक मेरे पे नहीं लगा रहे हैं। एक सीधी बात पूछूं, हिमाचल सीधी बात पूछूं, मैं सीधी बात आप कर लेना उसको, मैं सीधी बात एक कि उनका झूठ लोग सच मानते हैं और आपका सच भी लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए नहीं मानते, इस देश के लोगों की आदत है, वो नकली चेहरे को पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन की शक्ल में पसंद नहीं करते, अगर वो चलचित्र पर कुली की शक्ल में आते हैं तो लोग देख के बड़े प्रभावित होते हैं। आपके खिलाफ भी चार्ज ये है कि आपके पुत्र जो हैं
एक तो आपने उन्हें अनाउंस कर दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु जिसको भी देखते थे अनाउंस वही करते थे। आपके बेटे ने पीछे अनाउंस किया कि 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर वो थे या आप थे, समझ नहीं आता मेरे को। ये प्रश्न मेरे से भी पूछा था चुनाव आयोग ने, और मैंने अपने बेटे से जवाब मांगा था। उसका जवाब मैंने चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। वो उसको ये अधिकार ही नहीं है, किसी को भी ये अधिकार नहीं, ये अधिकार मुझे भी नहीं है। नौकरी देने का तो एक सिस्टम है, बोर्ड बने हुए हैं, उस बोर्ड के माध्यम से अनाउंस किया ना उसने। अधिकार चाहे हो ना हो, उसके पास इतनी ताकत आपकी तरफ से थी कि बेटा जो मर्जी बोल दे, पूरा अधिकार है तेरे को। उसको कोई, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये कोई सामंतशाही युग थोड़ा है कि कोई अधिकार अपनी किसी के कहने से जो कुछ चाहे कर दे। नहीं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के चुने हुए नुमाइंदे सरकार बनाते हैं, सरकार की जिम्मेवारी होती है। पर अगर आज जो बुरी हालत आपकी पार्टी की है, चौधरी देवीलाल ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, प्रधानमंत्री बन सकते थे नहीं बने, उसके बाद जो आज चौटाला जी के राज में जो उस पार्टी की हालत है, उसके लिए जिम्मेवार ओम प्रकाश चौटाला हैं या अभय चौटाला हैं या अजय चौटाला हैं या आपकी किस्मत है? प्रभु जी, हम बड़े लंबे समय से राजनीति में, और हमने राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हम सर्वाइवल करना जानते हैं। हमने अगर लोकसभा के चुनाव में लोगों ने जाने अनजाने में हमारे खिलाफ वोट दिया, चूँकि वो राष्ट्रीय सत्र के चुनाव थे, मैं बड़ा खुल के आपको कहना चाहता हूँ कि उस वक्त या तो लोगों के दिमाग में एनडीए की सरकार थी या कांग्रेस की थी। मतलब वोट अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ था, आपके खिलाफ नहीं था। हम चूंकि एनडीए में भी नहीं थे और कांग्रेस में भी नहीं थे। वो तो आज भी नहीं है। नहीं, आज भी नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आज जो मुद्दे हैं वो स्टेट के मुद्दे हैं, वो मुद्दे राष्ट्रीय सत्र के मुद्दे थे। और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हरियाणा में जाके ये कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हो तो कांग्रेस को दे दो, तो एनडीए की परफॉर्मेंस से जो लोग नाराज थे उन्होंने ये मान लिया कि एनडीए तो हार गई, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में राय चली गई। आपका कहने वाला यह है कि आपने भी एनडीए को छोड़ दिया, परंतु आपकी विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी थी, लोगों के दिमाग में नहीं थी कि आप किसके साथ हैं, ना इधर के, ना 3 में ना 13 में। हमने एनडीए नहीं छोड़ा, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव परिणाम से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का दिमाग 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने समझा अब किसी की जरूरत नहीं, इसलिए केवल हमें नहीं, उन्होंने 13 वो घटक निकाल दिए जो उनकी सरकार बनाने में सहयोगी थे। 5 बार आप बने हैं और दूसरी बार इलेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक बार इलेक्ट होते फिर हार जाते हैं, फिर दोबारा इलेक्ट होते हैं फिर हार जाते हैं। 2 बार लगातार आप नहीं जीते। अब के हरियाणा प्रदेश की जनता इस परंपरा को बदल देगी। पहले जो लोगों की सोच थी कि एक दफा सत्ता पक्ष दूसरी दफा विपक्ष, वो धारणा अब के ध्वस्त हो जाएगी। अब के हरियाणा प्रदेश की जनता 2/3 से भी ज्यादा बहुमत दे करके पुनः इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएगी। आपने 4-5 साल में जो काम किया उसको अभी पिछले 2 महीने के अंदर आपने रिवर्स करना शुरू कर दिया। जो आपने अनाउंस किए थे अच्छे काम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, वो दोबारा से उल्टे शुरू कर दिया आपने। नहीं, अच्छा ही था तो आपने उसको रिवर्स क्यों कर रहे? नहीं, कहीं रिवर्स नहीं किया हमने। हमको बिजली मुफ्त देंगे, आपने जो पॉपुलर, अच्छा, ये 10,000 करोड़ का नुकसान स्टेट को होगा उसके ऊपर। ये हमारे खिलाफ प्रभु जी मिथ्या इल्जाम है। मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कभी ये नहीं लिखा कि हम बिजली पानी फ्री देंगे। मैंने चुनाव जब पूरी पीक पे था तब मैंने पब्लिक स्पीचेज में ये कहा था कि हम बिजली पानी मुफ्त नहीं दे सकते, हम आपको बिजली अच्छी देंगे, बिजली सस्ती देंगे, और हमने बिजली सस्ती दी है। पर आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं तो हर केस आपका कोर्ट में चला रहता है, कोर्ट वाले आपके पीछे, इलेक्शन कमीशन आपके पीछे। चौटाला जी की शक्ल से दुश्मनी है क्या लोगों को? आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि मेरी सरकार बनने के बाद एक भी केस किसी न्यायालय के द्वारा हमारे खिलाफ नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट कह देना चाहूँगा, एक हमारा वरिष्ठ अधिकारी था, उसी ने लगाया था। हाँ, मैं उसी की बता रहा हूँ, संजीव कुमार ने, जिसने करोड़ों रुपए के घोटाले किए, हमने उसके खिलाफ इंक्वायरी की, एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया, वो भागता फिरा, वो कोर्ट में चला गया। उसने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के दरख्वास्त दी कि मेरी केस की इंक्वायरी सीबीआई से करवाई जाए। और आप लोगों ने उस बात को बड़ा उछाला कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को बड़ा भारी झटका लगा, सारे प्रेस में आया। और उसी संजीव कुमार ने बाद में जाकर के सर्वोच्च न्यायालय को ये कहा कि ये सीबीआई इंक्वायरी जो कर रही है ये बड़ी गलत है, इसको रोका जाए। आप उस अधिकारी को क्या नेक और ईमानदार मानोगे? हिंदुस्तान के अंदर सबसे ईमानदार सरकार ओम प्रकाश चौटाला की है। मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए। आप एक बात को तो मान के चलें कि अतीत की सरकारों में सर्विसेज और तबादले 2 इंडस्ट्री मानी जाती थी। आज समूचे हरियाणा प्रदेश में एक व्यक्ति भी ये शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा कि मैंने पैसे दे करके कोई नौकरी प्राप्त की है। उसके बावजूद भी आपके ऊपर इतने इल्जाम क्यों लगते हैं, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।
सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से। चौटाला जी, आप कहते हैं कि बहुत अच्छी सरकार दे रहे हैं, ईमानदारी की सरकार, और रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वहां पर फिर भी आप अकेले पड़ जाते हैं। लोग आपको इतना बदनाम कर रहे हैं, आपको बीजेपी आपको छूना नहीं चाहती, बीएसपी आपको छूना नहीं चाहती, यानी कि अपने प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला अछूत हो गए। प्रभु जी, राष्ट्रीय सतह पर भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, ये राष्ट्रीय सतह की बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जन समर्थन है, जिसके पास प्रशिक्षित युवकों की एक बहुत बड़ी सुसंगठित सेना है। हरियाणा प्रदेश में जब कभी किसी ने राज किया है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर एक दफ़ा चुनाव लड़ी थी, केवल 2 सीटें मिली थी, और अब के मैं आज आपको कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के नाम की कोई चिड़ी हरियाणा विधानसभा में नहीं पहुंची। आपने कोशिश तो की बीएसपी से कुछ बातचीत करने की, मायावती ने ठुकरा दिया। आपकी वरमाला, जो राजनीतिक वरमाला, एफपी एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने। आपको सुन के हैरानी होगी कि मेरी 3-4 साल से मायावती से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कभी प्रयास नहीं किए। प्रेस के लोग मुझसे पूछते रहे और मैं उनसे खुल करके एक बात कहता रहा कि वैचारिक तौर पर बीएसपी की और हमारी नीतियां मिलती जुलती है। चौटाला साहब के साथ हाथ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितनी स्थिति खराब हो गई है कि कोई छोटी सी छोटी पार्टी भी, अजीत सिंह भी आपके साथ नहीं, मुलायम भी आपके साथ नहीं, बीएसपी आपके साथ नहीं, बीजेपी आपके साथ नहीं। मैं राजनीतिक तौर पे इतना बावड़ा नहीं हूँ कि किसी को दिया लेकर के मेरा घर दिखा दूँ। मैं बिहार के और यूपी के हालात से बहुत दुखी हूँ। मैं उन लोगों को हरियाणा प्रदेश में नहीं घुसने दूंगा। किसको नहीं घुसेंगे, बीएसपी को या अजीत सिंह को? अजीत सिंह को, लालू को, मुलायम को, जो केवल कास्टिज्म की राजनीति करते हैं, मैं हरियाणा में नहीं घुसने देता हूँ। मतलब आप कास्ट की राजनीति, लोग तो कहते हैं आप जाट के अलावा किसी को और को जानते हैं। कितने टिकटें दी आपने जाटों को? हरियाणा प्रदेश में जाति पाति, धर्म और मजहब की दीवारें टूट चुकी है। तो आपने कितने जाटों को टिकट दी इस बार? हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा मेजोरिटी जाटों की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ केवल 19 जाटों को शायद टिकट दी है, केवल 19 को। और हरिजन 17 हरिजन है। वो तो रिजर्व सीट जितनी होंगी सबको 16 बैकवर्ड है। नहीं, वो तो उनकी सीट इतनी है, उनको देंगे। 16 बैकवर्ड लोगों को दी है हमने, 22 युवाओं को दी है, 9 महिलाओं को दी है। सबसे ज्यादा जाट, लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप, सबसे बड़ी जाति ही जाट की है। आज 40 विधानसभा, आप बोलते हैं ब्राह्मण, उसको कितनी? ब्राह्मण को 4 दी है बस ना। हाँ, गुजरों को 4 दी है हमने, 2 बड़ियों को भी दी है हमने, 11 पंजाबियों को दी है। तो आपकी इस पर दुश्मनी किससे है, बीजेपी से या कांग्रेस से? हर एक से स्नेह है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। हम राजनीति में किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। नहीं, राजनीतिक दुश्मनी तो होती है, व्यक्तिगत नहीं होती ना। राजनीतिक दुश्मन केवल विचारधारा के तौर पर। हाँ, तो उसी विचारधारा के दुश्मन कौन है आपका? कांग्रेसी वैचारिक तौर पर इस देश के किसान, कमेरे और गरीब के खिलाफ है, इसलिए हमें उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई नहीं। हमारी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, अंग्रेज की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी। तो बीजेपी आपके दुश्मन नहीं है राजनीति के हिसाब से? कभी नहीं। बीजेपी वाले जरूर कहते हैं, विचारधारा के हिसाब से। बीजेपी का एक प्रभारी जो हरियाणा प्रदेश का है, कोई शिवराज चौहान, उसने हरियाणा में आके ये जरूर कहा था कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चिमटे से ही नहीं छुएंगे। वो हमें अछूत मानते हैं, हम किसी को अछूत नहीं मानते। तो आपने ये कह दिया कि बीजेपी नाम की चिड़िया में विधानसभा में नहीं घुसने? नहीं आएगी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आएगी नहीं, लोग नहीं आने देंगे। नहीं, आप अगर आपने जैसे अडवाणी ने कहा था कि रीजनल पार्टी को वोट मत दो, नेशनल पार्टी को दे दो, उसको आपने बोला अभी, तो आप भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, चाहे और किसी को दे दो। अडवाणी जी ने अगर ये कहा तो अडवाणी जी भुगत ही रहे हैं, इसलिए मैं ऐसी अनर्गल बात क्यों कहूंगा जिसका नुकसान मुझे उठाना पड़े। नहीं, आपकी दुश्मनी, कम दुश्मनी विचारधारा के हिसाब से। मैं दुश्मनी नहीं रखता, विचारधारा की दुश्मनी। अडवाणी जी को मैं सम्मान प्रदान, नाम नहीं ले रहा, मैं पार्टी का बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई भी पार्टी हो चाहे, मैं किसी को दुश्मन नहीं। वैचारिक तौर पर मेरी नीतियां और उनकी नीतियां भिन्न है। किनकी, कांग्रेस की या बीजेपी? कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, बीएसपी की, और हमारी नीति मिलती जुलती है। मतलब अगर आपको सरकार बनाने के लिए बीएसपी की जरूरत पड़ी तो उनके 2-4 एमएलए आ गए। आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि मौजूदा विधानसभा जो आज है, यानी पिछली विधानसभा में 17 सीटों में से 15 हमारे साथ है, 15 हमारी पार्टी के सिंबल पर चुन करके आए। एक भाजपा के, जो भाजपा और हमारा गठजोड़ था, आपके 47 जीते थे ना पिछली बार? 47। तो तब भी मुश्किल से मेजोरिटी आपको मिली थी 2000 में, जब इतनी अनपॉपुलर थी कांग्रेस, तब भी आपको कुल 47 ले दे के मिली थी। उस 47 में से 15 शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हमारी पार्टी के सिंबल पर चुन करके आए, 17 में से 15।
तो आपकी पार्टी से मतलब बीएसपी के नहीं जीतेंगे इस बार, लगता है आपको? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बीएसपी का एक जीत के आया था, उसने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपने सुना है कि कुछ ऐसे लोगों को फाइनेंस किया ताकि कांग्रेस के वोट काटे? हमारे पास तो फाइनेंस है ही नहीं। बहुत गरीब पार्टी है हमारी पार्टी गरीब पार्टी है, किसानों की और गरीबों की पार्टी है हमारे पास। हमारे यहाँ तो पार्टी के प्रत्याशियों को लोग ही पैसा दे रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से आप इतने गरीब हो गए कि लोग उनसे पैसा इकट्ठा करना, जैसे आपने देखा उस दिन लोग देते टीवी में हैं। लोग दे रहे थे आपको लोग नोट, दे- सारे लोग- दान दे रहे मुझे जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ लोग देते हैं, मैं उसी क्षेत्र के प्रत्याशी को दे आता हूँ। थे। वो कहते हैं कि चौटाला परिवार का लाइफस्टाइल जो है, अगर कोई है, सबसे ज्यादा गाड़ियां तो हैं अबे के पास है, अजय के पास हैं, सबसे बड़े बड़े मकान आपके पास हैं। और मैं बिना गाड़ी का हूँ। नहीं, आप तो चीफ मिनिस्टर ना, बिना नहीं, मैंने जो अप्रैल चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्ति का बिरुआ दिया है, उसमें मेरे पास कोई वाहन नहीं है। मैं तो ट्रैक्टर भी नहीं है आपके पास, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर के आप किसान हैं। सबसे ज्यादा गरीब आदमी, मैं तो प्रभु जी की गाड़ी मांग करके गुजारा करूँ। मतलब ओम प्रकाश चौटाला सबसे गरीब है, गरीब हूँ मुख्यमंत्री। मतलब आपके पास गाड़ी भी नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं है, मैं। घर भी नहीं है। मैं मेरी आदत से भी गरीब हूँ, मेरी विचारधारा से गरीब हूँ, लेकिन चूंकि लोग मुझ पे अगाध स्नेह प्रदान करते हैं, इसलिए मैं बहुत अमीर हूँ। अगर आपकी मेजोरिटी नहीं आई तो आप किस पार्टी का समर्थन लेंगे? जो आपने खड़े किए हैं विरोधी दल के अंदर, उनकी समर्थन लेंगे या बीजेपी का लेंगे? मेजोरिटी ना आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता प्रभु जी। मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, 2/3 से ज्यादा बहुमत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिलेगा। और जिनके समर्थन की आप बात करते हैं, उनका कोई विधायक ही चुन करके नहीं आएगा तो उनका समर्थन हमारे क्या काम आएगा? अगर आपको नहीं आया 2/3 मजबूत तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से आएगा। नहीं तो क्या कहते हैं आप? नहीं आएगा तो विपक्ष में बैठेंगे। संन्यास नहीं लेंगे आप? ना, राजनीति से संन्यास थोड़ी लेते हैं। हमने सरवाइव किया है, फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। तो इसके बाद आपको लगता है जैसे इस बार आपने फैसला किया कि परिवार के सदस्य कोई और चौटाला चुनाव नहीं लड़ेगा, एक ही चौटाला? नहीं, मेरा समूचा हरियाणा परिवार है। नहीं, हरियाणा प्रभु जी, हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा जो है वो तो आपने मेरा बच्चा। नहीं, आपने इन 2 बच्चों को कहा इस बार चुनाव नहीं लड़ना। नहीं, उन दो के हिसाब से नहीं। मेरा हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा मेरा बच्चा है। तो आपसे 2 सीधी बात करें, एक तो चुनाव के बाद किसी कोई गठबंधन बनाने की कुछ आपकी संभावना है कि नहीं? राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जाता, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि भाजपा और बीएसपी का मैंने नाम नहीं लिया किसी पार्टी का। नहीं, कांग्रेस के और हमारे अलावा इंडिपेंडेंट आएंगे, वो हमें पहले भी समर्थन देते थे, अब भी देंगे। नहीं, अगर उनसे आपको लगता है कि नकारा नहीं जाता, इसका मतलब अगर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के अलावा किसी की भी जरूरत पड़ी तो आपको उसके अंदर कोई परहेज नहीं होगा? ना, कोई परहेज नहीं। और दूसरा ये है कोई कि हमें साथ देगा, उसका साथ सहर्ष स्वीकार करेंगे। सरकार बनाने के लिए लेंगे आप, सरकार क्लेम नहीं, करेंगे? सरकार बनाने के लिए नहीं, हरियाणा प्रदेश के लोगों को स्वच्छ मैं और सरकार की सुदृढ़ बात कर रहा हूँ, उसके बाद जब सरकार बनी तभी आप देश की सेवा करेंगे प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश के लोगों को स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन मुहैया करने के लिए हम उनका सहयोग और समर्थन लेंगे। कांग्रेस का नहीं लेंगे बाकी? नहीं, कांग्रेस का तो लेने का प्रश्न अच्छा, उसके बाद आपके परिवार के लोग कभी फ्यूचर में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, या उनका पत्ता ही काट दिया आपने? मेरा परिवार समूचा परिवार है। मेरी परिवार मैं पूछ रहा हूँ, नाम बेटों का आप ही कह रहा हूँ। आप यही मान के चलो, इस चुनाव में आपने वोट जीतने के लिए शायद उनको नहीं दी टिकट। आप जब सीधी बात कर रहे हैं तो मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ कि मैं 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं दोनों से जीतूंगा जी। निश्चित रूप से मुझे एक से त्याग पत्र देना पड़ेगा। आपका जो प्रश्न है, मैं उस पर जाकर के ये बताना चाहूंगा कि मेरी पार्टी के लोग ही मेरे उस प्रत्याशी का चयन करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं अभी ये पूछ रहा हूँ आपके बेटे कभी फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, जब तक आप हैं राजनीति में? मेरे बेटे राजनीति में है, उनकी रगों में राजनीतिक खून है। मेरा एक बेटा 2 दफा राजस्थान का एमएलए रहा है, लोकसभा तो का वो सदस्य चुनाव दोबारा रहा से है। लड़ सकते हैं? अभी क्यों नहीं इस लड़ बार सकते? आपने पीछे कर दिया ताकि आप हारे नहीं। आज किसी पर पाबंदी नहीं है। तो आपने क्यों नहीं दी टिकट उनको? एक एमएलए, सिटिंग एमएलए है आपका बेटा। तो मुझे जब 2 जगह से चुनाव लड़ना है तो मेरे चुनाव का पिछली बार संचालन, भी तो आप लड़े थे 2 बजे। हाँ, तो मेरे चुनाव को उस वक्त भी मेरा बेटा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। आपका उसके बाद लड़ा ना बेटा चुनाव? नहीं, मेरे त्याग पत्र देने के बाद लड़ा ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि त्याग पत्र देने के बाद दोबारा लड़? राजनीति में पॉसिबिलिटियों को कैसे नकारेंगे हम? मतलब परिवारवाद लगता है इस राजनीति से कभी खत्म नहीं परिवारवाद होगा? का उसमें दखल नहीं। मेरी पार्टी के लोग ही पार्टी के प्रत्याशी का चाहे वो सोनिया गांधी का परिवार हो, चाहे चौटाला का हो, चाहे अजीत सिंह का हो, परिवारवाद तो चलता रहा है। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप आई देते हैं पर करते हैं चौटाला। सीधी बात में आज बारी है हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की। हरियाणा में महाभारत प्रारंभ हो चुका है, उसके परिणामों के साथ जुड़ी है चौटाला परिवार की राजनीति और भविष्य भी। क्या परिणामों के बाद चौटाला संन्यास लेंगे या सत्ता संभालेंगे? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं चौटाला से ही सीधी बात। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनाव, लोग कहते हैं हार रहे हैं और आप कहते हैं जीत रहे हैं।
हरियाणा की जनता आपको दोबारा क्यों वोट दे? क्योंकि हमने हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास किया है और प्रत्यक्ष रूप में लोगों को हमारे किए हुए काम दिखाई देते हैं। दूसरा, कांग्रेस को जाने अनजाने में इस लोकसभा के चुनाव में जो 9 लोकसभा की सीटें मिली, केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसने अपने 8 महीने के कुशासन में लोगों को इतना दुखी और परेशान कर दिया कि वो अब कांग्रेस से बदला लेने के लिए 3 तारीख के इंतजार में बैठे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने 8 महीने के अंदर हरियाणा की जनता को इतना परेशान कर दिया कि हरियाणा वाले जिन्होंने आपको 0 सीट दी थी वो अब आपकी झोली में सत्ता दोबारा दे देंगे? केवल हमें ही नहीं, समूचे राष्ट्र को किसान के खेत के उत्पादन के दाम घटा दिए, एमएसपी समाप्त करने का निर्णय ले लिया। भला इस देश का किसान अपना उत्पादन कहाँ ले जा करके बेचेगा? जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो हरिजन थे, बैकवर्ड थे, गरीब आदमी थे, उनको सब्सिडाइज रेट पर जो खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, मिट्टी का तेल, गैस का सिलेंडर, गेहूं, चावल, चीनी, अब वो सब्सिडी समाप्त कर दी। 23 रुपये किलो गरीब आदमी चीनी लेकर के कैसे चाय पिएगा? चलो साहब, तो ठीक कह रहे हैं, पर अगर इतनी परेशान है जनता आपकी, तो कांग्रेस के दरबार में इतने झगड़े होने टिकटों के लिए, इतनी 9000 एप्लीकेशन आ गई और आपके घर में उतना भीड़ नहीं थी, ऐसा लगता है जैसे उजाड़ आ गया। नहीं, उसका एक मुख्य, इसका मतलब आपके एमएलए तो कॉन्फिडेंस, आपके अपने सिटिंग एमएलए ड्रॉप कर दिया आपने 27। नहीं, उसका एक मुख्य कारण है प्रभु जी कि जाने अनजाने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली और स्वाभाविक है कि कांग्रेस का दिमाग खराब होना था। भारतीय जनता, कांग्रेसियों का तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, हाँ, कांग्रेसियों का तो होना था, कांग्रेसियों का नहीं, समूचे प्रदेश के लोगों का भी एक दफा हो गया था। उनके भी ये जचगी थी कि अब विधानसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए जितना अनसोशल एलिमेंट था, जितने ब्लैक मार्केटी थे, चोर उचक्के थे, ठगी ठोरी करने वाले थे, वो सारे कांग्रेस में चले गए, क्योंकि कांग्रेस की टिकटें पैसों से बिकती हैं। इसलिए उन्होंने टिकटें लेनी शुरू कर दी और कांग्रेस में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 14 मुख्यमंत्री के दावेदार पैदा हो गए। नहीं, तो आपके यहाँ तो हो नहीं सकता ना, आपके तो पारिवारिक का राज होता है, आपके यहाँ तो एक चौठाला, बस उसी में सबके सारे के सारे। अब तो आपके सामने प्रमाणित हो गया कि मेरा परिवार तो समूचा हरियाणा है और उनका परिवार ही हरियाणा है। जो हम पे परिवारवाद के लांछन लगाते थे, अब जो कांग्रेस की टिकटें प्रभु जी बंटी हैं, भजनलाल को मिली, भजनलाल के बेटे को मिली, भजनलाल के भतीजे को मिली, बंसीलाल के दोनों बेटों को मिली, बंसीलाल के दामाद को मिली, शमशेर सिंह सुरजेवाड़े को मिली, शमशेर सिंह के बेटे को मिली, जयपाल के भाई को मिली, इंद्रजीत के भाई को मिली, इसका मतलब कहने का मतलब सोनिया इसके आपको लगता है कि हरियाणा का मतलब यह है कि लाल के बेटे होंगे या सिंह के बेटे होंगे, मतलब बाकी लोग काम नहीं करते। आपने एक चार्ज लगाया कांग्रेस के ऊपर कि चोर चक्के जितने सब लुटेरे वहां पर पहुंच गए। चार्ज तो आपके ऊपर भी यही है कि आपने इतना, आपके परिवार ने जितना वहां पर किया, द्रौपदी का चीरण अगर कहीं हुआ तो आपके राज्य में हुआ, जो मुझ पे हरियाणा का चीरण कर दिया आपके लोगों ने। जो मुझ पे इल्जाम लगाते थे भ्रष्टाचार का, वो स्वयं तो चौराहे में नंगे हो गए। कांग्रेस की टिकटें आप लोगों के टीवी पे दिखाए के मुताबिक मैं कहता हूँ 4-4, 5-5 करोड़ में बिकी। और जब उन लोगों को टिकट नहीं मिली, आज कांग्रेस कैंपेन में नहीं है, वो भागते छुपते फिर रहे हैं। जिन्होंने पैसे दिए वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके कपड़े पाड़ रहे हैं कि हमारे पैसे उल्टे दो। हम पे जो इल्ज़ाम लगाते थे भ्रष्टाचार का, प्रभु जी आजकल पॉलिटिकल सिस्टम में चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक जो कोई चुनाव लड़ेगा उसे अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। आपको 90 में से 9 असेंबली सीट के अंदर लीड मिला पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि इसका मतलब आपके क्रेडिबिलिटी कम है ना, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते लोग। नहीं, मैं यही बताने तो जा रहा हूं कि चूंकि कांग्रेसियों को और तो कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए वो मिथ्या और अनर्गल इल्जाम लगाने की उनकी आदत है। वो एक मेरे पे नहीं लगा रहे हैं। एक सीधी बात पूछूं, हिमाचल सीधी बात पूछूं, मैं भी सीधी बात आप कर लेना, मैं सीधी बात एक कि उनका झूठ लोग सच मानते हैं और आपका सच भी लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए नहीं मानते, इस देश के लोगों की आदत है, वो नकली चेहरे को पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन की शक्ल में पसंद नहीं करते, अगर वो चलचित्र पर कुली की शक्ल में आते हैं तो लोग देख के बड़े प्रभावित होते हैं। आपके खिलाफ भी चार्ज ये है कि आपके पुत्र जो हैं, एक तो आपने उन्हें अनाउंस कर दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु जिसको भी देखते थे अनाउंस वही करते थे। आपके बेटे ने पीछे अनाउंस किया कि 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर वो थे या आप थे, समझ नहीं आता मेरे को। ये प्रश्न मेरे से भी पूछा था चुनाव आयोग ने और मैंने अपने बेटे से जवाब मांगा था। उसका जवाब मैंने चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। वो उसको ये अधिकार ही नहीं है, किसी को भी ये अधिकार नहीं, ये अधिकार मुझे भी नहीं है। नौकरी देने का तो एक सिस्टम है, बोर्ड बने हुए हैं,
उस बोर्ड के माध्यम से अनाउंस मिलती किया है। ना उसने, नहीं। अधिकार चाहे हो ना हो, उसके बाद इतनी ताकत आपकी तरफ से थी कि बेटा जो मर्जी बोल दे, पूरा अधिकार है तेरे को। उसको कोई, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये कोई सामंतशाही युग थोड़ा है कि कोई अधिकार अपनी किसी के कहने से जो कुछ चाहे कर दे। नहीं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के चुने हुए नुमाइंदे सरकार बनाते हैं, सरकार की जिम्मेवारी होती है। पर अगर आज जो बुरी हालत आपकी पार्टी की है, चौधरी देवीलाल ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, प्रधानमंत्री बन सकते थे नहीं बने, उसके बाद जो आज चौटाला जी के राज में जो उस पार्टी की हालत है, उसके लिए जिम्मेवार ओम प्रकाश चौटाला हैं या अभय चौटाला हैं या अजय चौटाला हैं या आपकी किस्मत है? प्रभु जी, हम बड़े लंबे समय से राजनीति में, और हमने राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हम सर्वाइवल करना जानते हैं। हमने अगर लोकसभा के चुनाव में लोगों ने जाने अनजाने में हमारे खिलाफ वोट दिया, चूँकि वो राष्ट्रीय सत्र के चुनाव थे, मैं बड़ा खुल के आपको कहना चाहता हूँ कि उस वक्त या तो लोगों के दिमाग में एनडीए की सरकार थी या कांग्रेस की थी। मतलब वोट अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ था, आपके खिलाफ नहीं था? हम चूंकि एनडीए में भी नहीं थे और कांग्रेस में भी नहीं थे। वो तो आज भी नहीं है। नहीं, आज भी नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आज जो मुद्दे हैं वो स्टेट के मुद्दे हैं, वो मुद्दे राष्ट्रीय सत्र के मुद्दे थे। और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हरियाणा में जाके ये कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हो तो कांग्रेस को दे दो, तो एनडीए की परफॉर्मेंस से जो लोग नाराज थे उन्होंने ये मान लिया कि एनडीए तो हार गई, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में राय चली गई। आपका कहने का मतलब यह है कि आपने भी एनडीए को छोड़ दिया, परंतु आपकी विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी थी, लोगों के दिमाग में नहीं थी कि आप किसके साथ हैं, ना इधर के, ना 3 में ना 13 में। हमने एनडीए नहीं छोड़ा, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव परिणाम से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का दिमाग 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने समझा अब किसी की जरूरत नहीं, इसलिए केवल हमें नहीं, उन्होंने 13 वो घटक निकाल दिए जो उनकी सरकार बनाने में सहयोगी थे। 5 बार आप बने हैं और दूसरी बार इलेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक बार इलेक्ट होते फिर हार जाते हैं, फिर दोबारा इलेक्ट होते हैं फिर हार जाते हैं। 2 बार लगातार आप नहीं जीते। अब के हरियाणा प्रदेश की जनता इस परंपरा को बदल देगी। पहले जो लोगों की सोच थी कि एक दफा सत्ता पक्ष दूसरी दफा विपक्ष, वो धारणा अब के ध्वस्त हो जाएगी। अब के हरियाणा प्रदेश की जनता 2/3 से भी ज्यादा बहुमत दे करके पुनः इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएगी। आपने 4-5 साल में जो काम किया उसको अभी पिछले 2 महीने के अंदर आपने रिवर्स करना शुरू कर दिया। जो आपने अनाउंस किए थे अच्छे काम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, वो दोबारा से उल्टे शुरू कर दिया आपने। नहीं, अगर अच्छा ही था तो आपने उसको रिवर्स क्यों कर रहे? नहीं, कहीं रिवर्स नहीं किया हमने। आपने बिजली मुफ्त देंगे, आपने जो पॉपुलरिटी, अच्छा, ये 10,000 करोड़ का नुकसान स्टेट को होगा उसके ऊपर। ये हमारे खिलाफ प्रभु जी मिथ्या इल्जाम है। मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कभी ये नहीं लिखा कि हम बिजली पानी फ्री देंगे। मैंने चुनाव जब पूरी पीक पे था तब मैंने पब्लिक स्पीचेज में ये कहा था कि हम बिजली पानी मुफ्त नहीं दे सकते, हम आपको बिजली अच्छी देंगे, बिजली सस्ती देंगे, और हमने बिजली सस्ती दी है। पर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हर केस आपका कोर्ट में चला रहता है, कोर्ट वाले आपके पीछे, इलेक्शन कमीशन आपके पीछे। तो चौटाला जी की शक्ल से दुश्मनी है क्या लोगों को? आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि मेरी सरकार बनने के बाद एक भी केस किसी न्यायालय के द्वारा हमारे खिलाफ नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट कह देना चाहूँगा, एक हमारा वरिष्ठ अधिकारी था, उसी ने लगाया था। हाँ, मैं उसी की बता रहा हूँ, संजीव कुमार ने, जिसने करोड़ों रुपए के घोटाले किए, हमने उसके खिलाफ इंक्वायरी की, एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया, वो भागता फिरा, वो कोर्ट में चला गया। उसने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के दरख्वास्त दी कि मेरी केस की इंक्वायरी सीबीआई से करवाई जाए, और आप लोगों ने उस बात को बड़ा उछाला कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को बड़ा भारी झटका लगा, सारे प्रेस में आया। और उसी संजीव कुमार ने बाद में जाकर के सर्वोच्च न्यायालय को ये कहा कि ये सीबीआई इंक्वायरी जो कर रही है ये बड़ी गलत है, इसको रोका जाए। आप उस अधिकारी को क्या नेक और ईमानदार मानोगे? हिंदुस्तान के अंदर सबसे ईमानदार सरकार ओम प्रकाश चौटाला की है। मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए। आप एक बात को तो मान के चलें कि अतीत की सरकारों में सर्विसेज और तबादले 2 इंडस्ट्री मानी जाती थी। आज समूचे हरियाणा प्रदेश में एक व्यक्ति भी ये शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा कि मैंने पैसे दे करके कोई नौकरी प्राप्त की है। मतलब उसके बावजूद भी आपके ऊपर इतने इल्जाम क्यों लगते हैं, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।